मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। नफ़रत की आग में मैंने अपनी बेटी की शादी एक शराबी से करवा दी। शादी के बाद जब भी मेरी बेटी मुझसे मिलने आती तो मुझे बहुत सारे पैसे मेरे हाथ में रख कर जाती। ऐसा एक बार नहीं बल्कि हर बार होता। एक दिन मैंने इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं जानने के लिए एक बार बिना बताए अपनी बेटी से मिलने उसके घर पहुँची तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी बेटी तो मेरा नाम पायल है। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी गलत फहमी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली लड़की थी। मैं साहिल से बहुत प्यार करती थी और साहिल भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही साहिल हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे, क्योंकि उनके माँ बाप उसे बचपन में ही अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। मेरे परिवार वालों भी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए और कुछ ही दिनों बाद ही मेरी शादी साहिल से हो गई। साहिल एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। उनको कंपनी की तरफ से एक घर भी मिला हुआ था और वह यह घर काफ़ी अच्छा था। शादी के एक साल बाद मैंने एक प्यारे से गुड़िया को जन्म दिया। बेटी आने के बाद मेरी सारी खुशियाँ मुझे मिल गई थी, लेकिन साहिल चाहते थे कि राखी बनवाने वाला एक भाई भी उसके पास हो। साहिल अपनी ज़िंदगी में अकेले ही थे। उनका ना कोई भाई था और ना कोई बहन, इसलिए वह चाहते थे कि गुड़िया को एक भाई मिल जाए। फिर से खुशी खबर मिली, पर इस बार प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में मेरी तबीयत खराब रहने पर डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। ससुराल भी साहिल का अकेला ही था, इसलिए मेरी माँ ने मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी छोटी बहन सीमा को मेरे पास भेज दिया था। उसके आने में से मुझे बहुत ही आराम मिल चुका था। वह घर के साथ साथ गुड़िया को भी संभाल लेती थी और साहिल से तो सीमा की बहुत ज़्यादा बनती थी। मैं, साहिल और सीमा रात रात भर जाग कर बिल्कुल वैसे ही हंसी मजाक किया करते थे जैसे शादी से पहले मैं और सीमा अपने घर में किया करते थे। सीमा कहने को तो मेरी छोटी बहन थी, लेकिन उसमें मेरी जान बसती थी, और वो भी कहाँ कम थी। मेरी एक आवाज़ पर वह अपनी नौकरी छोड़कर मेरे पास आ गई थी। कुछ ही समय में मैंने फिर एक बेटी को जन्म दिया। मेरी दूसरी बेटी के आने के बाद भी सीमा हमारे साथ ही रहती थी, क्योंकि गुड़िया को अब उसकी आदत लग चुकी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिर्फ गुड़िया को ही नहीं, बल्कि साहिल और सीमा को एक दूसरे की आदत हो गई थी। तभी तो यहाँ से जाने के बाद सीमा ने भी वही कंपनी ज्वाइन कर ली जहाँ साहिल काम किया करते थे। उन दोनों का हंसी मजाक कब प्यार में बदल गया था, यह तो सिर्फ वे ही जानते थे। मैं अपनी बेटियों का वास्ता देकर रोती रही, लेकिन दोनों अपने फैसले में डटे रहे। मेरे माँ बाप ने साहिल और सीमा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ने शायद अपने हदें पहले ही पार कर दी थी, जिस वजह से वह अब किसी की भी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। लाख समझाने के बाद भी साहिल ने सीमा से शादी कर ली और उसे मेरी सौतन बनाकर घर में लाए। मैंने दिल पर पत्थर रखकर मेरी बहन, जो कभी मेरी जान हुआ करती थी और आज सौतन बनकर मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी। सीमा के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बस चल रही थी, लेकिन कैसी चल रही थी या तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मैं अपनी मासूम सी बेटियों का मुंह देखकर अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी। हमारा घर बड़ा था, इसलिए जगह की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। सीमा आते ही सबसे पहले तो मेरा और साहिल का कमरा मुझसे छीन लिया, जहाँ इतने सालों की मेरी और साहिल की यादें जुड़ी हुई थी। मैं अपनी बेटियों को लेकर घर के दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई थी। मैं ज़िंदगी जीना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी बेटियों के लिए तो जीना ही था, इसलिए चुपचाप सारी बातें मानती चली गई। साहिल और सीमा साथ बैठकर ही खाना खाते, लेकिन मैं और मेरी बेटियां पर बैठकर खाना खाते थे, क्योंकि साहिल का हुक्म था कि मेरे सामने कम से कम आना।
कभी कभी तो मैं अपना गुस्सा अपनी बेटियों पर भी निकाल दिया करती थी, लेकिन बाद में पछतावा भी होता था कि आखिर इनमें मेरी बेटियों का क्या दोष है। लेकिन खुद इतनी मजबूर थी कि मैं पूरा दिन घर के काम करती, सबके लिए नाश्ता बनाती, खाना बनाती, सबके कपड़े धोना, घर की सफाई, ऊपर से अपनी छोटी सी बेटी को संभालना, और उसके साथ साथ साहिल और सीमा को हमेशा साथ देखना। यह सब कुछ देखते हुए भी मेरे दिल पर पत्थर रख लिया था। पूरा दिन घर के काम करती रहती। अगर साहिल सीमा को दूसरे घर में रखते तो शायद मुझे इतना दुख भी ना होता। लेकिन उन्होंने तो सीमा को मेरी छाती पर ही लाके बिठा दिया था। फिर एक दिन पता चला कि सीमा माँ बनने वाली है, तो साहिल इतना खुश हो रहे थे जैसे वह पहली बार बाप बन रहे हो। लेकिन इस खबर से मुझे थोड़ी राहत भी हुई, क्योंकि साहिल ने सीमा के लिए दूसरा घर ले लिया था और फिर साहिल और सीमा अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन सीमा का घर से जाना तो मेरे लिए और भी मुसीबत बन गया था, क्योंकि सीमा होती थी तो कम से कम घर के खाने पीने का सामान तो आता था। अब तो साहिल को इस घर की कोई परवाह ही नहीं थी। घर में खाने पीने के लाले पड़ गए थे, तो मैंने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। जब भी साहिल को फ़ोन करके घर के लिए कुछ सामान मंगवाती तो एक हफ्ता लगा देते थे। इसी मजबूरी में मैंने खुद ही कुछ करने की ठान ली और ट्यूशन से जो भी पैसा आता था वो घर में खर्च करती थी। यह मेरे दिन की ज़िंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिन थे। लेकिन मुझे एक दिन पता चला कि जिस कंपनी में साहिल और सीमा काम कर रहे थे वह कर्ज में डूब गई और बंद हो गया। उसी समय सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया। लोगों की नौकरी जा चुकी थी और खर्चे बढ़ चुके थे। इसलिए मजबूरी में साहिल ने सीमा के लिए जो किराए पर मकान लिया था उसे छोड़कर वो दोनों वापस पुराने घर में, यानी हमारे साथ रहने लगे। दोनों ने दूसरी नौकरी तो ढूंढ ली थी, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। अपनी बेटी शीतल पर ही खर्च हो जाती थी। कमरे में बेटी की ज़रूरत का हर सामान मौजूद था, जबकि मेरी बेटियों के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सैलरी तो सीमा पर ही खर्च हो जाती थी। मेरी और मेरी बेटियों के खर्च कहाँ से होते। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना और अपनी बेटियों का खर्च चला रही थी। वे अपनी सैलरी से सिर्फ राशन पानी लाते थे। शुरू शुरू में तो सीमा बेटी में ही मगन रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जब घर के खर्चे बढ़ने लगे और आमदनी कम होने लगी तो उसने किचन में ताला लगा दिया। मैंने जब सीमा से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहने लगी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। बच्चे हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और फालतू के खर्चे बढ़ते रहते हैं। उसका साफ इशारा मेरी बेटियों की तरफ था। जब सीमा ताला लगा रही थी तब साहिल सामने बैठे बैठे यह सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला और कहने लगे कि ठीक ही तो कह रही है। अब आमदनी कम है तो सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा। मैं कहते कहते रह गई कि मैं तो खुद पैसे कमाती हूँ और अपनी बेटियों का खर्च करती हूँ, लेकिन फिजूल खर्च तो सीमा करती है। मैं अपने पति से डरती थी, इसलिए यहाँ पर भी मैं खामोश हो गई। देखते ही देखते दिन बीतते गए और मेरी तकलीफ़ और बढ़ती गई। हद तो तब हुई जब सीमा ने मेरी बेटियों को प्राइवेट स्कूल से हटवाकर सरकारी स्कूल में डलवा दिया और अपनी बेटी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दिया। इस पर भी साहिल ने सीमा को कुछ नहीं कहा। कोई भी त्योहार आता तो शीतल के लिए नया ड्रेस, मैचिंग चप्पल, ज्वेलरी सब कुछ आता था, लेकिन मेरी बेटियों के लिए मेरी साड़ियों से जोड़ तोड़ कर मैं खुद ही कपड़े बनाती थी। फिर देखकर मेरी बेटियां कभी कभी मुझसे शिकायत करती कि मम्मी शीतल कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है,
पर मैं तो अपनी बेटियों को चुप करा देती थी, क्योंकि उनके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था। अपनी बेटियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्यूशन के साथ साथ मैं घर बैठकर सिलाई का काम भी करने लगी थी, ताकि बचे हुए कपड़ों से मैं अपनी बेटियों के कपड़े बना दिया करूं। इस तरह मैं पूरी कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों की ज़रूरतों को मैं पूरा कर सकूं। मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो गई थी और अपने बाप का ऐसा बर्ताव देखकर वह भी अपने बाप से नफरत करने लगी थी। एक दिन खबर मिली कि साहिल और सीमा डॉक्टर के पास जा रहे थे। तब रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। सीमा की मौके पर ही मौत हो गई। मैं उस वक्त घर के सबके लिए खाना बना रही थी। जब बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी तो मैं बहुत घबरा गई थी। बाहर जाकर देखा तो एम्बुलेंस हमारे ही दरवाजे पर खड़ी थी और दोनों की लाश मेरे सामने पड़ी थी। वैसे जो ज़िंदगी में जी रही थी, इस हादसे से मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि सीमा के आने के बाद साहिल तो मुझे और मेरी बेटियों से दूर ही हो चुके थे। हर वक्त सीमा के आगे पीछे ही घूमते रहते, उसके सारे नखरे झेलते और मुझे और मेरी बेटियों को तो हमेशा इग्नोर ही किया करते थे। लेकिन फिर भी वह दोनों ही तो मेरे लिए मेरी जान हुआ करते थे। कभी मैंने अपने पति और बहन जो मेरी सौतेन थी, दोनों को ही खो दिया था। इस हादसे से धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। मैं जब दोनों से मिले धोखे के बारे में सोचती तब उनके जाने का ज़्यादा दुख नहीं होता था, क्योंकि उनकी मेरी और मेरी बेटियों के लिए बर्ताव बहुत ही बुरा था। मुझे एकदम पत्थर बना दिया था। लेकिन हाँ, जब भी मैं शीतल को देखती तो थोड़ा दुख होता था कि बिन माँ की बच्ची अकेली रह गई थी। लेकिन फिर सोचती कि आखिर सब कुछ इसकी माँ की वजह से ही हुआ था। एक बात का सुकून मिल गया था, घर मेरा था। घर की मालकिन अब मैं थी, क्योंकि सीमा के आने के बाद तो मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी जैसी हो गई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने घर को थोड़ा सा बदल दिया। घर की एक छोटी सी हिस्से में मैंने एक कोचिंग सेंटर खोला और दूसरे हिस्से में लड़कियों के फीस लेकर उनकी सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। भगवान की कृपा हुई और मैंने दोनों ही काम खूब सफल हुए। घर में पैसे आने लगे तो मैंने अपनी बेटियों का एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूल में करा दिया और शीतल का एडमिशन भी प्राइवेट स्कूल में ही रहने दिया, क्योंकि मैं उसकी देखभाल और उसकी पढ़ाई लिखाई अपनी बेटियों के बराबर ही करना चाहती थी, ना उनसे कम ना और उनसे ज़्यादा। लेकिन फिर भी पुरानी ज़िंदगी की छाप मेरे दिमाग पर अभी भी थी। मैं शीतल से अभी भी नफरत करती थी। घर के सारे काम उसे कराती और कभी कभी तो मेरा हाथ भी उस पर उठ जाता था। लेकिन शीतल बहुत ही ज़्यादा शांत हो गई थी। वह हर वक्त उदास रहती और हर बार मम्मी मम्मी कह के मेरे पीछे घूमती रहती थी। बड़ी होने लगी, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बिल्कुल सीमा की तरह थी वो। जो भी रिश्ते बड़ी बेटी के लिए आता उसको शीतल ही पसंद आ जाते थे। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी और दरवाज़ा शीतल ने खोला था। मैं तो चाहती थी कि ये रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे और बड़े घर से रिश्ता आया था। चाय नाश्ते के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, जिस लड़के ने दरवाज़ा खोला था क्या वह भी आपकी बेटी है? मैं एकदम से डर गई। मैंने उनसे कहा, हाँ है तो मेरी बेटी। क्यों, क्या हुआ? क्या उसने आपके साथ कुछ बदतमीजी की है? तब वो बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी बात नहीं है। वह तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। असल बात यह है कि हमें आपकी उसी बेटी का रिश्ता चाहिए, अपने बेटे के लिए। उस औरत की बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया और गुस्से के मारे मैं अंदर ही अंदर उसको गाली देने लगी। लेकिन किसी तरह खुद को काबू किया और कहा, जी हम सोच कर बताएंगे। उसके बाद वे चली गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस औरत का मुंह नोच लूं या फिर शीतल का गला घोट दूं। औरत के जाने के बाद मैं किचन में आ गई और अपना सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही थी। मन कर रहा था कि शीतल को मार मार कर उसका चेहरा इतना लाल कर दूं ताकि मेरी अंदर की सारी आग ठंडी हो जाए।
लेकिन अब तो वह भी बड़ी हो गई थी। बचपन की बात और थी, लेकिन शीतल बड़ी हो चुकी थी अब। अगर मैं उस पर हाथ उठा दूं और बदले में वह मुझ पर हाथ उठा देती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। हालांकि वह अभी भी मुझसे बहुत डरती थी और मैंने उसे पूरी तरह काबू में कर रखा था। शाम तक मेरा दिमाग शांत हो चुका था। अब तब मैंने उस औरत को फ़ोन किया और माफ़ी मांगते हुए कहा कि माफ़ करना, हमारी रिश्तेदारी में एक मौत हो गई थी। मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकी। बात यह है कि हम शीतल का रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं, इसलिए शीतल का रिश्ता आपके बेटे के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहे तो मेरी दो और बेटियों में से किसी का भी रिश्ता तय कर सकती है। मेरी बात सुनकर लड़के की माँ ने कहा, माफ़ करना बहन जी, हमें तो शीतल ही पसंद आई थी। अगर आप शीतल का रिश्ता नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम किसी और लड़की देख लेंगे। यह बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई थी और गुस्से से मैंने फ़ोन रख दिया। मुझे शीतल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पहले उसकी माँ ने मेरा हक छीनने की कोशिश की और अभी मेरी बेटियों का हक छीन रही है।